मंथन में ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच इस परियोजना लागू करने को लेकर आखिरकार दिल्ली में एमओयू पर दस्तखत हो गए। रविवार देर शाम सीएम भजनलाल शर्मा और एमपी के सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में एमओयू किया। यानी वर्षों से अटकी आ रही परियोजना अब मूर्त रूप लेने लगी है। यह परियोजना वाकई बहुत महत्वाकांक्षी है और काफी बड़ी है। सरकार का कहना है कि इससे अब राजस्थान को पेयजल के साथ साथ खेती का भी पानी मिलेगा, साथ में औद्योगिक विकास और पर्यटन को भी तेजी मिलेगी। प्रोजेक्ट में राजस्थान और एमपी के 13 जिले शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लंबे वक्त से ईआरसीपी लंबित थी, पर अब एमओयू होने से यह हमारे लिए काफी सुखद एहसास है। इस योजना का काम पूरा हो जाने के बाद दोनों ही राज्यों की 5,60,000 हेक्टेयर नई जमीन की सिंचाई हो सकेगी। इसके साथ ही अगले 30 से 40 सालों तक पेयजल की जो समस्या है उसका भी समाधान करने में मदद मिलेगी। अब खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट से 2 दशक पहले, अगर आपको याद हो, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नदी जोड़ने का सपना देखा था, अब वो ईआरसीपी जैसी परियोजनाओं के जरिए मूर्त रूप लेता दिख रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केन बेतवा नदियों को जोड़ने से शुरू हुआ जो सिलसिला अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी को जोड़ने तक बढ़ गया है। सब कुछ ठीक रहा तो पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, करौली, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और कोटा जैसे जिलों के लिए पानी का संकट काफी हद तक खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मालवा, चंबल क्षेत्र और राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी को एक साथ शामिल कर इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम अब बदलकर ईआरसीपी पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट कर दिया गया है। तो राजस्थान एमपी में एक तरह से अब जब डबल इंजन सरकार है तो सरकार बनते ही पानी का संकट मिटाने को लेकर बड़ा पुश मिला है। हालांकि कोई भी सरकारी काम देश में बिना सियासत के पूरा नहीं होता है और ये सियासत भी अब होने लगी। राजस्थान में विधानसभा में दिखाई भी पड़ा इसके रंग। लिहाजा इस पूरे ईआरसीपी प्रोजेक्ट और इसकी पॉलिटिक्स को समझने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगले आधे घंटे हम इसी पर बात करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। तो पूरा मामला आपको समझाएं उससे पहले आपको सुनवा देते हैं खुद जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा और विपक्ष की ओर से टीकाराम जूली ने आज क्या कहा। मैंने चुनाव के समय में भी कहा था कि अशोक गहलोत साहब जिस तरह से प्यासे कंठों पर राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से सूखी हुई धरती और किसान की अपेक्षाओं के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसको एक चारे के रूप में, गोटी के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ये पाप है और इस पाप का दंश उनको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। जनता ने उनको पाप की सजा दी। ईआरसीपी को पॉलिटिकल मुद्दा बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। ईआरसीपी योजना किसकी थी? पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार की। अशोक गहलोत जी ने बड़ा मन करते हुए इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया और ईआरसीपी किसी एक जिले की नहीं है, 13 जिलों की लाइफलाइन है। खुद मोदी जी 2 बार अपने भाषण के अंदर अजमेर के अंदर और जयपुर के अंदर ईआरसीपी की घोषणा करके गए। 25 सांसद राजस्थान की जनता ने जिताकर भेजे, लेकिन 5 साल तक इस योजना को अटका के रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गहलोत सरकार को, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को, जिसने इस योजना को अपने हाथ के अंदर लिया और उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए इस योजना को शुरू किया। 2 बांध, नवनेरा बांध और इसरदा बांध लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, वो इसी परियोजना के हिस्से हैं। अगर बीजेपी को करना था तो आज से 5 साल पहले करती। आज राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होते हुए राजस्थान के 13 जिलों को इन 5 साल इंतजार करना पड़ा है। जनता इस 5 साल का जवाब मांगेगी इनसे।
तो ये दोनों तरफ की सियासत आपको दिखाई पड़ी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि षड्यंत्र रचा गया राजनीतिक रूप से, दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि जनता अब जवाब मांगेगी कि 5 साल इसको क्यों अटका कर रखा। अब पूरा प्रोजेक्ट और इसकी पॉलिटिक्स आपको ज़रूर समझाएंगे। उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाना चाहेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, ERCP को सिंप्लीफाइड ढंग से कि आखिर में क्या है, क्या फ़ायदा मिलेगा राजस्थान और मध्य प्रदेश को खास तौर पर, और क्या इसका जो सपना था अटल बिहारी वाजपेयी ने जो देखा था वो क्या है। मैं स्क्रीन पर ग्राफिक्स प्ले होंगे, आप देख सकते हैं। ERCP प्रोजेक्ट जो 58,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, मध्य प्रदेश और MP के कुल 13 जिले इसमें शामिल होंगे। 90% राशि जो है वो केंद्र सरकार देगी, यानी सेंट्रली फंडेड होगी स्कीम प्रोजेक्ट। 10% राशि ही राजस्थान और मध्य प्रदेश देंगे। तो पूरे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेयजल और सिंचाई की समस्या दूर होगी। ये बड़ा इस प्रोजेक्ट का महत्वाकांक्षी सपना है। इसको लेकर पार्वती, काली सिंध, चंबल नदियों को जोड़ने की पूरी ERCP परियोजना है, जो ये 3 नदियों को जोड़ेगी। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 जिले जुड़ेंगे, यानी 26 जिले इससे जुड़ेंगे। और MP राजस्थान के बीच आखिरकार एक समझौता हुआ रविवार देर शाम। समझौते के तहत 7 बांध बनेंगे, जिसके तहत पानी को रोका जा सकेगा और फिर काम में उसे लिया जा सकेगा। अब ये अटल सपना था, यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देखा था। वाजपेयी का कॉन्सेप्ट था नदी जोड़ो परिकल्पना, और 31 रिवर इंटरलिंक्स उन्होंने चिह्नित किए थे उस दौरान। लेकिन फिर 2004 में अटल सरकार लोकसभा चुनाव हार गई, फिर UPA सरकार आई और फिर करीब करीब कहें कि दशक भर ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में रहा। 2014 के बाद जब वापसी हुई बीजेपी की केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उसे फिर वापस से इसे अब मूर्त रूप देने की कोशिशें शुरू हुई हैं। केंद्र सरकार ने अब केन बेतवा नदियां जोड़ने पर MP UP में सहमति बनी है, और उसी तर्ज पर अब ERCP को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सहमति बन चुकी है। 2016 में राजस्थान में अगर बात करें तो वसुंधरा सरकार ने ERCP पर दरअसल काम भी शुरू कर दिया था। एक DPR भी तैयार हुई थी, पर इसमें कुछ खामियां रह गई थी, कुछ टेक्निकलिटीज थी, उसकी खामियां रह गई। मोदी सरकार ने निश्चित रूप से आपको बताएं, और फिर खामियां रहने के बाद उसे फिर अगली सरकार, जब अशोक गहलोत सरकार आई 2018 में, तो फिर उसे केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार का एक रुख आपने देखा होगा। बीजेपी कांग्रेस के बीच एक पॉलिटिक्स का ये योजना बड़ा शिकार रही, और एक तरह से शेखावत और गहलोत में जो शीत युद्ध छिड़ गया था, उसके चलते प्रोजेक्ट अटक गया। और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से अदावत का राजस्थान को भारी नुकसान हुआ। अब हालांकि आखिरकार एक तरह से कहें कि डबल इंजन सरकार जो बीजेपी कहती है, उसके बाद एक बड़ा गिफ्ट अब राजस्थान को मिला है। तो कुछ तरह से कहें कि सियासत भी साधी है बीजेपी ने इसके जरिए। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और करीब करीब 9 लोकसभा सीटों को बीजेपी जयपुर ग्रामीण और पूर्वी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान में इसको साधना चाहेगी। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत पारीख बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रतिष्ठा यादव हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस से, और आशुतोष रावत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, तीनों का ही आपका स्वागत। पहला सवाल आप ही से लेंगे। तो जनता मान ले कि डबल इंजन सरकार का जो आपने वादा किया था, अब आपने उसको बदले में गिफ्ट दे दिया है। नहीं, मेरा मानना है, सीधे तौर पर मैं बात कहूं कि लोग मोदी जी पर विश्वास करते हैं, मोदी जी गारंटियों पर विश्वास करते हैं, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। राजस्थान में ERCP का लंबे समय तक मुद्दा पेंडिंग था, उसका कारण और उसका उद्गम, ये तो विषय आपने भी रखे। फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब अटल जी की सरकार थी, आपने बताया जिस प्रकार से, दर्शकों को बता भी दूं, मैं कई बार आपके चैनल पर भी कह चुका इस बात को। माननीय अटल जी की सरकार ने सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। उसने हिंदुस्तान में 31 स्थान चिन्हित किए, उनमें एक स्थान यह भी था। अभी जूली जी साहब कह भी रहे थे कि वसुंधरा जी ने इस पर काम किया, और निश्चित में वसुंधरा सरकार ने DPR बनवाई, इसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन 2018 की कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान में थे, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री MP थे, CWC की मीटिंग में माननीय कमलनाथ जी ने इस पर आपत्ति दर्ज की और नेतृत्व से मना कर दिया। इस कारण से काम अटक गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण विषय जो आज दर्शकों को जानने का है कि 10 बार माननीय गजेंद्र सिंह जी ने इस विषय को लेकर दिल्ली मीटिंग कॉल की, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि माननीय गहलोत जी की सरकार होने के बाद मंत्री स्तर कोई भी आदमी, सचिव स्तर कोई भी आदमी उन मीटिंगों में नहीं पहुंचा। एक बार माननीय गजेंद्र सिंह जी के प्रयासों से राजस्थान के अंदर जयपुर के जरा पर मीटिंग को आयोजित किया गया, लेकिन एन एक दिन पहले
मंत्री जी ने उस मीटिंग में आने से मना किया और बाद में कुछ छोटे अधिकारियों को मीटिंग भेजने का काम किया, उस कारण उसको गति आगे नहीं मिल पाई। क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य केवल और केवल मात्र राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इनका फायदा लेने का विषय था, को बीजेपी बदनाम करने का विषय था। नहीं, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ऐसा हो रहा है। देखिए राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस ने ईआरसीपी को लेकर एक विरोध दर्ज करने का विषय का आंदोलन खड़ा करने का काम विधानसभा चुनाव में किया, लेकिन राजस्थान की जनता ने सिरे से कांग्रेस को नकार दिया। नहीं, लेकिन एक बड़ा फैक्ट तो लक्ष्मीकांत जी, खुद बड़ा फैक्ट तो ये है कि खुद केंद्रीय मंत्री ने गजेंद्र शेखावत ने चिट्ठी लिखकर चीफ सेक्रेटरी को बोला था कि इसको बंद कर दीजिए, आपके वश का नहीं है। देखिए निश्चित रूप से चीफ सेक्रेटरी इस विषय पर काम नहीं किया, लगातार चीफ सेक्रेटरी इस पर काम नहीं किया। कांग्रेस के कई बार पत्र देने बाद, केंद्रीय सरकार के पत्र देने बाद काम नहीं किया। तो माननीय उन्होंने कहा कि आपकी जब बस का नहीं है यदि काम करना तो आप बंद कर दीजिए इस प्रोजेक्ट को। और एक चीज इसमें महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह भी आता है कि जब ईआरसीपी को लेकर जब कांग्रेस के लोगों जूरी जी को सुन रहा था, ईसरदा उसकी बात कर रहे थे, ईसरदा बांध की बात कर रहे थे। आप 15,000 करोड़ रुपए लागत से 2 जिलों को पानी पिलाने की बात कर रहे थे। हमने 18,000 करोड़ से 26 जिलों को पानी पिलाने की बात की है और उसमें राजस्थान को मात्र 10% राशि देनी है। तो यहाँ पर विषय यहाँ पर उठता कि मंशा किसकी साफ थी, ये राजस्थान जनता से जानती है। नहीं, मंशा पर आपके सवाल अब इसलिए है लक्ष्मीकांत जी कि आपकी मंशा बहुत साफ थी कि जब तक आपकी सरकार नहीं आती तब तक इसको अटकाए रखना है, ये कांग्रेस का आरोप है और टीकाराम जूली ने भी लगाया। निश्चित रूप से वसुंधरा राजे ने डीपीआर बनाई थी, उसमें टेक्निकल खामियां रह गई थी, तभी भी आप ही की सरकार थी और लगभग 1 साल का समय था, लेकिन 2018 के बाद निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट अटक गया। इस विषय पर आपका प्रश्न निश्चित जायज हो सकता है, लेकिन जवाब भी बहुत आवश्यक है। हाँ, मैं कांग्रेस सरकार ने एक बार भी 2 बार डीपीआर बनवाई तो बता दें। हाँ, डीपीआर के निर्माण की बात की हो तो बता दें, डीपीआर किसी कंपनी को देने की बात की हो तो बता दें, डीपीआर को लेकर कोई निविदा जारी की हो तो बता दें, डीपीआर को लेकर कोई नहीं, लेकिन नहीं रावत टेक्निकल बिड आपने खोली हो तो बता दें। तो जिस प्रकार से कांग्रेस लोग केवल क्यों मत आरोप लगा रहे हैं, ये उन्होंने कुछ नहीं दिशा पड़े, एक कदम आप चले हो तो बता दें आपने केवल नहीं जवाब दिया था। लक्ष्मीकांत जी, मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत थे तब उन्होंने जवाब दिया था कि वो जो वेबफॉस लिमिटेड कंपनी थी उसने डीपीआर बनाकर भेजी थी। अब लौटेंगे आपके पास, प्रतिष्ठा का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस को भी मौका दे देते हैं। प्रतिष्ठा एक बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी अगर कहें तो राजस्थान के लिए परियोजना। अब अगर उसको मूर्त रूप मिल रहा है, वो अगर उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है अब, तो अब किस बात का विरोध है? आप तो यही चाहते थे ना कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाए और राजस्थान को पानी मिले, तो अब कर दिया है बीजेपी ने उनकी सरकार आने के बाद, अब क्यों हंगामा है? देखिए कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम राजस्थान के किसान के नाम पर राजनीति नहीं करते, राजनीति किसान के नाम पर बीजेपी करती है। ये इनकी मंशा है, इनकी इच्छा शक्ति इस चीज से शो होती है कि इनको केवल वोट की राजनीति करनी है कि भाई जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी हम नहीं देंगे किसान को कुछ भी। जबकि सेंटर के अंदर 25 के 25 एमपी राजस्थान ने इनकी झोली में डाले, उसके बावजूद भी ये केवल और केवल वोट की राजनीति करना जानते हैं। अब ये ईआरसीपी के ऊपर इच्छा शक्ति की अगर हम बात करें तो किसकी इच्छा शक्ति थी, ये पूरा राजस्थान अच्छे से जानता है। ये देखिए कि ये मैं नहीं कह रही, ये राजस्थान दैनिक भास्कर की एक न्यूज है मेरे पास, इनकी सरकार बनने के बाद की है, और आप इसको जरूर दिखाइएगा कि जो ईआरसीपी थी उस पे 1700 करोड़ का काम राजस्थान गवर्नमेंट कर चुकी है, हमारी सरकार। आज जब राजस्थान 90% सेंटर झेलेगा और 10% राज्यों को देना पड़ेगा, जिसके अंदर केवल हमने 1700 करोड़ का काम हम कर चुके हैं, जिसमें नवरेज बैराज और इसरदा बैराज दोनों का काम लगभग पूरा हो चुका है। अगर हमारी इच्छा शक्ति नहीं होती, और जब हमने बजट के अंदर, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब को, कि उनकी इच्छा शक्ति थी जो उन्होंने बजट के अंदर घोषणा की, और बजट घोषणा के बाद में बीजेपी के जल शक्ति मंत्री ने, जल संसाधन मंत्री ने चिट्ठी लिखकर चीफ सेक्रेटरी को कि इस काम को आप नहीं कर सकते, राज्य के अधिकार में नहीं आता, इसको बंद कीजिए। इस तरह की चिट्ठी इन्होंने जारी की थी, जिस पर हमारी पार्टी ने इसका विरोध भी किया था। और आज अगर इसकी 90% के बाद में मात्र आज इनका जो खर्चा आएगा वो 800 करोड़ का आएगा, 1700 करोड़ हम खर्च कर चुके हैं। तो ये इच्छा शक्ति को दिखाता है कि किसकी इच्छा शक्ति कितनी थी। वोट के लिए, वोट के नाम का काम कौन करता है, वोट की राजनीति कौन करता है, राजस्थान अच्छे से समझता है, और ये आपको समझा भी देगा कि राजस्थान इस तरह के प्रलोभनों में आने वाला नहीं है। वो आपको अच्छे से बताएगा। और करणपुर का चुनाव
इस बात का बिल्कुल संकेत है कि आपने लालच दिया, उसके बाद भी जनता ने आपको आईना दिखा नहीं, दिया। लेकिन प्रतिष्ठा जी एक बड़ा सवाल आपसे ये है, आप प्रतिष्ठा जी, जी मेरा एक सवाल ले लीजिए पहले आप। हमारे साथ यूनुस खान भी मौजूद हैं, आप उनसे भी बात करेंगे। जी जल्दी से जल्द जी। अभी ये नहीं बता रहे कि ये ईआरसीपी को कब तक कंप्लीट करेंगे। दूसरा, कितना % डिपेंडेबिलिटी पर जो समझौता हुआ वो हुआ है। ठीक है, आप उससे आगे की बात कर रही हैं। पहले इसको जो बेसिक कंटेंशियस इशू था, जो मूल मुद्दा था, वो उसको परियोजना घोषित करना था, एमओयू को लेकर था, वो हल हो गया है। लेकिन अभी आप बात कर रही थी कि इन्होंने सिर्फ इसको चुनावी प्रलोभन बनाया। तो सच्चाई तो ये कि आप इसको चुनावी मुद्दा बनाकर निकले थे। पूर्वी राजस्थान में आपने मुद्दा बनाया, आपने रैलियां कराई अपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की इसको लेकर। लेकिन सच्चाई ये कि जनता ने आपके नैरेटिव को खारिज कर दिया चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि आप किस तरह से इस पर अब क्या बात रखेंगे। आप विधानसभा चुनाव में आपका बड़ा मुद्दा था ईआरसीपी, और उसका नैरेटिव खारिज हो गया। आपको पूर्वी राजस्थान में अगर बात करें तो आप सीटों का हाल देख लीजिए। ज़्यादातर सीटें आपको वहाँ से गंवाई हैं आपने उन जगहों पर जहाँ पर आप इस योजना की बात कर रहे थे। ये सच्चाई है, बीजेपी की गवर्नमेंट थी 2017 में, वसुंधरा राजे की, तब इसकी डीपीआर बनी थी। आपके कार्यकाल में अटक गया। अब अटक क्यों गया, निश्चित रूप से आप भी जानते हैं और लक्ष्मीकांत पारिक भी जानते हैं, वो कहेंगे नहीं। हमारे साथ यूनुस खान भी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पहले बीजेपी में थे, निर्दलीय विधायक बने हैं और वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे। यूनुस साहब, स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। बड़ा सवाल जो है वो यही है कि लंबे समय तक अटकी रही ये परियोजना, और आखिरकार अब इसे एमओयू मिला है, एमओयू होकर के अब ये इसको हरी झंडी मिली है। कांग्रेस अब इस पर हंगामा करिए, विधानसभा में आप भी मौजूद थे जिस पर आज काफी हंगामा हुआ है। और बीजेपी खासतौर पर खुद गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि ये चुनावी षड्यंत्र था, उससे पार पाकर अब कम से कम राजस्थान की आगे की राह खुली है, तो स्वागत करना चाहिए। आपका क्या रुख है इस पूरे मामले पर अभी? जी यूनुस जी, आपसे सवाल है मेरा। यूनुस खान शायद कनेक्शन शायद अभी फिलहाल नहीं बन पाया, दोबारा कोशिश करेंगे। रुक कर लेते हैं। आशुतोष रावत हमारे साथ मौजूद हैं, राजस्थान की सियासत को समझते हैं। आशुतोष जी, दोनों पक्षों को आपने सुना, और सिर्फ ईआरसीपी पर अभी से नहीं सुन रहे हैं दर्शक और हम और आप लोग, पिछले कई साल से सुन रहे हैं। जो फिलहाल अब एमओयू आखिरकार में खत्म हुआ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, और एक जो बड़ा रोड़ा बना हुआ था, कम से कम उसको तो अब क्लियर आउट हो पाया। आप क्या मानते हैं कि अब क्या वे फॉरवर्ड क्या है? कांग्रेस को निश्चित रूप से एक बड़ी योजना थी, तो साथ आना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। विधानसभा चुनाव में मुद्दा लेकर के खारिज हो गए, अब लोकसभा चुनाव के पहले बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर पाए? देखिए मनीष जी, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का स्टैंड यही होना था और यही है कि वो निश्चित तौर पर इस योजना का क्रेडिट लेना चाहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी, आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे थे, डबल इंजन की सरकार, ईआरसीपी पर मैं एक नई चीज कहना चाहता हूं कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार के काम का नतीजा है। यहाँ दो राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों को मिलकर काम करना था, और ऐसे में तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में ये ट्रिपल इंजन की सरकार ने काम किया। और इस योजना को कम से कम अब राजस्थान की जनता को, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान की जनता को अब लगने लगा है कि शायद उनको बहुत जल्द पीने के लिए स्वच्छ जल मिलेगा, उनको सिंचाई के लिए जल मिलेगा, और साथ में जो मानसून के दिनों में बाढ़ की स्थिति बनती है उससे भी ये मुक्ति मिलेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर चाहे जितनी सफाई देने की कोशिश कर ले, ये लेकिन एक वास्तविकता मनीष जी यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी शायद इसी समय का इंतजार कर रही थी कि जब तीनों जगह उनकी सरकारें हो तो यह काम हो, जिससे कि क्रेडिट पूरा उनको मिले। गहलोत सरकार ने काफी कोशिश की, और गहलोत सरकार की कोशिश सबसे ज्यादा इस चीज पर है कि वह राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर पाए। लेकिन जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ जिस तरह की अदावत मुख्यमंत्री गहलोत की थी, इसलिए निश्चित तौर पर दिख रहा था कि ईआरसीपी पर इस सरकार के टेन्योर में उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। जी आशुतोष जी, बने रहेगा। यूनुस खान हमारे साथ फिर से जुड़ गए, संपर्क हो पाया है। यूनुस खान साहब, बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। विधानसभा में जिस तरह से आपने देखा हंगामा बरपा विपक्ष की ओर से, आप भी अब तो निर्दलीय विधायक हैं,
एमओयू हुआ है ईआरसीपी को लेकर, निश्चित रूप से जब आपकी तत्कालीन सरकार में, वसुंधरा राजे सरकार में आप थे, तब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अटक गया और फिर लटक गया, और अब जाकर आखिरकार इसको मंजूरी मिली है। स्वागत करेंगे आप इसका? देखिए, ये राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, अन्याय है राजस्थान की जनता के साथ में। जो चंबल, जो पीकेसी है, पार्वती चंबल, जो हमारा ये नया पार्वती कालीसिंध चंबल का जो प्रोजेक्ट जिन्होंने अभी कल एमओयू किया है, इसमें राजस्थान के हिस्से का पानी कम हो जाएगा, क्योंकि 1999 में अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह जी के मध्य जो समझौता हुआ था, और उसमें राजस्थान का हिस्सा और मध्य प्रदेश का हिस्सा डिवाइड हो गया था। उसके बाद 2005 में जब बाबूलाल जी कोड़ और वसुंधरा राजे जी सीएम थे, तो उन्होंने उन मिनट्स को सेकंड कर दिया था। और उसके बाद 19 नवंबर 2017 को वसुंधरा राजे जी ने ये परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से दिल्ली को भेजी, जिसमें राजस्थान की डिपेंडेबिलिटी जो है उस पर 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना था जी, जिसमें 1723 पेयजल के लिए था, 1500 एमसीएम पानी सिंचाई के लिए था, 286 एमसीएम पानी उद्योग के लिए था। अब उस समझौते के तहत मध्य प्रदेश ने अपने 2 बांध वहाँ मतलब कालीसिंध पर कुंडलिया में 582 एमसीएम का बना लिया, और नेवज नदी पर मोहनपुरा में 616 का बना लिया। लेकिन राजस्थान, चाहे वो अशोक गहलोत जी की सरकार रही हो, वसुंधरा जी की सरकार रही हो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाया। अब जो बचा हुआ पानी था, उसमें कल जो ये पीकेसी यानी पार्वती कालीसिंध चंबल जी जी का जो समझौता हुआ है, उसमें राजस्थान का हिस्सा सुनने में आ रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे उसको कितना है, लेकिन जो अब तक हम सुन रहे हैं कि लगभग 2500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, जो कि हमारा निर्धारित पानी था 3921 मिलियन क्यूबिक मीटर, उससे लगभग 1400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम है। 1 लीटर पानी भी होता बहुत कम होता है। ये तो बहुत बड़ा राजस्थान के साथ, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसलिए हम किस सरकार में, सरकारें आती हैं और जाती हैं, मायने नहीं रखती, सरकारों से मायने नहीं, राजस्थान की जनता का हित सर्वोपरि है। इसलिए हम कल मुख्यमंत्री जी बताएं हाउस को, क्यों हाउस चल रहा है, कि उन्होंने कौन सा समझौता किया है, क्या राजस्थान के हित में क्या, वो एक्सप्लेन करके बताए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई भी मंत्री या विधायक या कोई भी प्रतिनिधि समझा सकता है जनता को कि हमने अन्याय नहीं किया। ठीक है। नहीं, लेकिन जो अगर यूनुस खान साहब, अगर कांग्रेस कार्यकाल में अगर बात हो रही थी अशोक गहलोत सरकार में, तब आप हालांकि बीजेपी में थे, तब ये जो सवाल उठ रहा था, क्या तभी भी यही समझौता इस तरह से होता? आपको लगता है कि एमपी को ज्यादा फायदा मिला है इस परियोजना के एमओयू से? अशोक गहलोत सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जनवरी 2023 में ये प्रस्ताव आया, फिर लास्ट इनके पास अक्टूबर 2023 में ये प्रस्ताव आया। अशोक गहलोत सरकार ने इस पीकेसी को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि मूल जो वसुंधरा राजे जी ने नवंबर 2017 में, यानी 19 नवंबर 2017 को जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जो मूल स्वरूप में भेजा था, उसी प्रपोजल को हमारी सरकार अडॉप्ट करती है। उसी के तहत नवनेरा में उन्होंने एक बैराज का काम शुरू किया, जो लगभग 86% पूरा हो गया था। एक इसरदा में काम किया। इन दोनों को जोड़ करके अपन देखें तो लगभग पूर्ववर्ती सरकार में 1600 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके थे। हाँ। तो मैं तो अगर मान लो इससे नीचे जाते तो चाहे गहलोत जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे भजनलाल जी हो, सवाल भजनलाल जी, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का नहीं है। सवाल है राजस्थान के जनता के हितों का रक्षा। ये लगभग 4.5 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसकी पेयजल और लगभग 2,80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। और जो DMIS दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, उसको पानी मिलेगा, जिससे राजस्थान में इंडस्ट्रीज आएगी। तो ये राजस्थान के हितों की बात है सर, ये व्यक्तियों की बात नहीं है। ठीक है। अब यूनुस खान साहब, एक सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो इस वक्त पर ये है कि जो पूरे 5 साल तक कांग्रेस आरोप लगा रही, जो आज विधानसभा में भी उठा, कि ये लटकाया गया मामला जानबूझकर, कि जब तक बीजेपी सरकार नहीं है तब तक इसको। एक सवाल मैं खत्म कर लेता हूं यूनुस खान साहब। मेरा सवाल अब ये है कि क्या आपको लगता है कि जो DPR को लेकर के, या फिर जो सेक्रेटरीज को मीटिंग को लेकर, डिपार्टमेंट्स की मीटिंग को लेकर जो तर्क दिए जा रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से, क्या वो सही थे?
नहीं, बिल्कुल गलत थे। माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे लिए सम्माननीय है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आज उनके जो एडवाइजर हैं श्री राम मेहड्रे जी, वो उस समय वसुंधरा राजे की सरकार में मतलब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन और पीने के पानी और इस प्रोजेक्ट को बनाने में उस समय एडवाइजर थे। और भारत सरकार की जो एजेंसी है वेबकोस, उसने ये मतलब डीपीआर बनाई है। इसलिए पहले गजेंद्र सिंह जी और अशोक गहलोत के दोनों की ईगो था, इन्होंने कभी बैठ करके बात ही नहीं करी। क्या मुझे एक बात बताइए, हमारा आज केंद्र में जल शक्ति मंत्री है, ठीक है यूनुस खान साहब, अगर चाहते तो ये योजना पूरी होती। बिल्कुल, ये चाहते तो योजना पूरी होती। लक्ष्मीकांत साहब, आखिर में संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, यूनुस खान बड़े गंभीर तरह से कह रहे हैं कि करीब करीब 14 मिलियन क्यूबिक मीटर जो क्यूबिक वाटर है वो कम मिलेगा, वो पानी कम मिलेगा, और एक कॉम्प्रोमाइज है राजस्थान के लिए, धोखा है राजस्थान के लिए, और ये पहले भी पूरा हो सकता था। खुद आपकी पार्टी में रहे पहले, यूनुस खान जी पहले मंत्री रहे जी सरकार में, मुझे समझता हूँ बड़ी बार विधायिका भी रहे लंबे समय तक। मुझे मुख्यमंत्री के वक्तव्य का इंतजार करना चाहिए, कई सीधी सुनाई बातों पर आकर टीवी पर बयान देना। यूनुस खान जी नहीं, वो काफी फैक्टफुल बात रख रहे हैं, वो उन्होंने काफी काम किया उस पर। मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य नहीं दे तब तक विधायक को कम से कम चैनल पर बैठ के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो गंभीर नहीं हो। ठीक है, मैं समझ जिस प्रकार का आरोप माननीय यूनुस खान जी लगा रहे हैं। यूनुस खान साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? आप पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का इंतजार कीजिए, आपको पता हो सकता है इस प्रकार गंभीर आरोप अगर लंबे समय सरकार में रहे तो 5 वर्ष सरकार मंत्री रहे तो मंत्री बात नहीं की, आज जो बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि न्यायोचित नहीं है। अगर देखिए आप मंत्री है यूनुस खान साहब, थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए आराम से, गरिमा होती है, विवाद होता है, धैर्य होना ठीक नहीं है। खान साहब प्लीज सुन लें, कार्यकर्ता छोटा हूँ आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। ठीक है, ठीक है, यूनुस खान की बात है, समय थोड़ा सा कम है, ये बड़ा विषय, इस पर आगे भी बात करेंगे। यूनुस खान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, लक्ष्मीकांत जी आप हमारे साथ जुड़े, प्रतिष्ठा आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बड़ा गंभीर विषय, पेचीदा विषय, आगे भी इस पर चर्चाएं हम मंथन में करते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।